वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का बेहद स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म RW सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूँ आपके लिए प्रतिज्ञा बैच 2.0 को लेकर। यहाँ हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में भी NCERT के साथ अभी चल रहे हैं। NCERT एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें देता है, एक बेसिक समझ देता है हिस्ट्री को समझने के लिए। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। कुछ बच्चों का कल मैसेज आया था या उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ऐसा हिस्ट्री मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं था, ये सब बातें मैंने पढ़ी नहीं थी। अब देखो यही दोष हो जाता है और इसी कारण से यह ऐसा बैच लॉन्च करना पड़ता है जो एक फुल फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि हम आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इतिहास पढ़ें या कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वहाँ हम रटने की कोशिश करते हैं कि रट करके या कुछ चीज़ों को, चूँकि आप जो बच्चे ऑनलाइन में खास करके जुड़ते हैं वो कोर यूपीएससी के बच्चे नहीं होते हैं। कोर यूपीएससी का बच्चा होने का मतलब है कि जो टारगेट ही लेकर के चलता है कि मुझे यूपीएससी ही करना है, फिर दूसरे एग्ज़ाम के प्रति उसका रुझान नहीं होता है। यहाँ जो बच्चे जुड़ते हैं खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, अगर हम यूपीएससी चलाते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे पहले दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, फिर वो यूपीएससी की तरफ मोल्ड करते हैं। जो पहले उन्होंने सीखा है वो भूलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मैंने तो लगभग सब कुछ सीख ही लिया है, फिर क्या भूलना है उसमें। जबकि यूपीएससी की तैयारी की अलग मानसिकता होती है। तो आप विश्वास करिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और जो मैं मैटर दे रहा हूँ वो अति नहीं है, अधिक नहीं है, कम से कम मैटर जा रहा है। लेकिन जो सिलेबस हमारा कहेगा कि जो सिलेबस में बातें अंकित है आप तो नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। जो पूर्वर्षों के प्रश्न पूछे गए वहां तक तो हमें जाना ही पड़ेगा ना, एटलीस्ट जाना तो उससे भी हमें ऊपर चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पहले चरण में वहां तक तो पहुंचे। और वहीं पर पहुंचने की ये कवायद चल रही है जो अभी मैटर आपको दिया जा रहा है। आपने नहीं पढ़ा है तो पहली बार पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पढ़ा है, जो बच्चे प्रतिज्ञा बैच 1 में होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जिन्होंने NCERT सार बैच किया था वो अच्छे से कैचअप कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पहले ये बातें पढ़ ली, उनके लिए नया नहीं है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रकार से इतिहास नहीं पढ़ा था उनको आदत डाल लेनी चाहिए और मैटर को समझने की आप कोशिश करिए। आपके मन में ये भ्रांति हो जाती है कि पता नहीं सही पढ़ा भी रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, यही आपकी असफलता का मेन कारण हो जाता है कि आप ये मानते हैं कि पता नहीं पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। इससे यहाँ हम लोग बैठ करके घास छीलने तो नहीं आए, पढ़ाने आए हैं ना, और ईमानदारी से पढ़ाने आए। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। अब आप आ चुके हैं बैच में, अब हमारे साथ चलिए। अब विश्वास करके चलिए कि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कभी भी किसी भी रूप में दिक्कत नहीं हो। ये था मेरा संदेश। मैं आपका चैट देखता हूँ, फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। अभी भी NCERT ही चल रहा है और NCERT ही अभी चलेगा। सभी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है उसको जरूर कवर करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ इसी बीच में कोई सवाल उत्पन्न होता है तो मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा। कल का वीडियो बीच से कट हो रहा है तो दोबारा तो नहीं हो पाएगा। जो गया है वही हो सकता है कि ऐप की दिक्कत रही होगी, तो उसको देखिए। हाँ, जो NCERT सार बैच के हैं उनको तो सब कुछ समझ में आएगा। पहली बार क्वेश्चन सेंड करें, कैसे क्वेश्चन सेंड करें जीमेल पर, तो इसके लिए आपको जीमेल चलाना सीखना पड़ेगा और ये कोचिंग में नहीं सिखाया जाता है। कोचिंग में सिखाया नहीं जाता है। शिवम ने पूछा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो आपके एप्लीकेशन पर ही जहां आप कोर्स लेते हैं वहीं पर होता है कि लाइन वाली कॉपी ली है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। यूट्यूब के आधार बेस से नोट्स बनाए हैं, बना सकते हैं, अगर कुछ एडिशनल हो तो आप देख सकते हैं। नोट्स तो इसका बनाना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए ना, नोट्स तो बनाना ही चाहिए किसी भी हालत में। नोट्स आपको क्या करना है, बनाना ही पड़ेगा। जीमेल कहाँ सर्च करनी है, देखो आप बच्चा एक हमारा है वो कहता है जीमेल कहाँ सर्च करनी है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि जीमेल होता क्या है, कैसे मेल भेजा जाता है, ईमेल क्या होता है, जीमेल नहीं बल्कि पहले समझना होगा ईमेल क्या होता है और ईमेल भेजा कैसे जाता है। आप ऐसा ही गूगल पर लिख करके, यूट्यूब पर लिख करके डाल दीजिएगा कि ईमेल भेजना कैसे सीखें जीमेल से, बस वहां पर सारी बातें बता दी जाएगी। ये कोचिंग का पार्ट नहीं है। जैसे आप मोबाइल चलाना सीखते हैं वो कोचिंग नहीं सिखाता है, उसी प्रकार से मेल आईडी बनाना और मेल करना, PDF बनाना, ये आपको ही सीखना होता है। ये बेसिक चीजें होती है, यहां से नहीं सर्च होता है, यहां कुछ नहीं होता है। जीमेल क्या है, गूगल का एक टर्म है और वहां पर ईमेल जब भेजते हैं, इसका मतलब आपने आज तक ईमेल जैसा शब्द नहीं सुना है।
तो इसको क्लास में डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अन्य बच्चे इरिटेट होंगे। आप गूगल पर, ये यूट्यूब है ना, उस पर डाल दीजिए कि जीमेल पर मेल कैसे भेजें या ईमेल कैसे भेजें, वैसा कुछ वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में बात आ जाएगी। चलें अब क्लास के साथ। कल बात हो रही थी कि दिनांक यानी डेट कैसे निर्धारित होता है। जब इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं तो डेट निर्धारण कैसे होता है। हमने कहा कि कई प्रकार से डेट का निर्धारण होता है, और दूसरा यह बताया कि डेट को हम किन संकेताक्षरों से लेकर के आगे बढ़ते हैं, यानी कौन सा संकेताक्षर होता है, जिसमें हमने BC डाला था, AD डाला था, BC डाला था, C डाला था, बहुत कुछ डाला था। एक बात और आपको मैंने बताया था, जो लास्ट लाइन था वह लाइन यह था कि जब हम BCE का प्रयोग करते हैं, यानी बिफोर कॉमन ईरा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हम घटते क्रम में अपनी बातों को रखते हैं, यानी अपने डेट को काउंट करते हैं। और जब हम CE यानी कॉमन ईरा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे मैं उदाहरण एक देता हूँ यहाँ पर, कि मान लो कि मैं एग्जाम्पल आपको दूँ और यह बताऊँ आपको। देखो, आज का जो टॉपिक होगा ना, वो इस पर आधारित होगा, भारत अर्थात इंडिया और क्या बताती है किताबें और कब्र। ये NCERT का ही चैप्टर है। इस दोनों के आधार पर आज मैं क्लास लेके चलूँगा। आज हो सकता है ये पूरा नहीं भी हो, तो कल ये पूरा होगा। हाँ, एक सूचना और, कि आपकी क्लास जो है बंद रहेगी 2 दिन। आज के क्लास के बाद 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। जैसे जो लीव होगा, छुट्टी होगा, आपका 2 दिनों के लिए होना है। छुट्टी जो होगा आपका 2 दिनों के लिए होगा। एक हो जाएगा 25 एंड 26 फैब को मैं क्लास बंद रहेगी। क्या बंद रहेगी? क्लास बंद रहेगी, ठीक है, रहेगी। और फिर मैं देखूंगा 27 को हम क्लास फिर शुरू करेंगे। 2 दिन आपकी क्लास बंद रहेगी मेरे अनुपस्थिति के कारण। मैं अनुपस्थित रहूंगा, तो उसके कारण से 2 दिन आपकी क्लासेस बंद रहेगी। 27 से फिर क्लास आपकी रिज्यूम हो जाएगी, जैसे चलती है चलते रहने की। 1 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है तो मजबूरी है, ठीक है जी। तो ये है आपका कि क्या बताती है किताबें और कब्रें, और बताता है भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का नाम कैसे रखा गया। ये सब NCERT में लिखा हुआ है। और कल आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप पर मैंने शेयर भी किया हुआ था, एक चैप्टर शेयर किया था। आज ज़रूरत होगी तो आज मैं और भी चैप्टर शेयर कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप उस ओरिजिनल बुक को भी पढ़ते जाइए। मैं उसका क्रक्स निकाल के दे देता हूँ, आप ओरिजिनल बुक को पढ़िए। थोड़ा सा मैं एडिशनल मैटर दे देता हूँ तो आपको और भी पढ़ने में अच्छा लगने लग जाएगा। जब हमने बात करी थी कल, कल हमने बात करी थी, क्या की थी कि BC तथा BCE तथा CE, हमने कहा था कि BC अगर हम लिखते हैं, BCE लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं घटते क्रम में। घटते क्रम में हम लिखते हैं। घटते क्रम का क्या मतलब होगा? घटते क्रम में अगर हम देखें, यहां एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे कहा जाएगा कि मान लो कोई भी शासक A, यानी कोई भी घटना अगर घटित होता है, मान लो कोई भी इंसिडेंट होता है, यानी मान के चलें कि शासक A नाम का कोई होगा, और वह क्या करेगा, अगर BCE में काउंट होगा तो मान लो वह शासन करता है 300 BCE से, और यह होगा 250 BCE तक यह शासन करता है। इसका शासन काल होगा आपका 300 BCE से 250 BCE तक। क्या हो रहा है? यह घटते क्रम में आ रहा है। यहां संख्या बड़ी है, यहां संख्या छोटी है। अगर कोई शासक A है तो, और उसके कार्यकाल को हम अगर BCE में काउंट करते हैं तब वह घटते क्रम में दिखाता है। और अगर हमको CE में प्रयोग करते हैं, BC और CE का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है, यहां पर अगर लिखें, BCE का मतलब होता है ईसा पूर्व, वैसे तो नहीं होता है इसका मतलब, लेकिन CE का मतलब होता है ईसवी सन, ठीक है। तो शासक A को अगर हमने देखा BCE में शासन करेगा तो वह घटते क्रम में दिखाई देगा। और शासक B अगर ऐसे हम लिखें CE में, शासक B अगर हम लिखें और यह CE का प्रयोग करेगा, मान लो 300 CE अगर दे देते हैं, और यहां पर फिर बढ़ करके यह क्या हो जाएगा, 350 CE हो जाएगा। क्या हो गया? ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए लिखा जाता है, बात को ध्यान से सुनिएगा,
ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि अभी भी हम किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कहा जाता है, जो कैलेंडर बना है वह कहा गया है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन से ही सभ्यता की शुरुआत हुई थी, और उससे पहले का जो कालखंड है वो ईसा पूर्व है, यानी ईसा मसीह के पहले का काल। अब जब हम पहले का काल देखें और हम ईसा मसीह के बाद का काल देखें, तो अगर हमें पहले के इतिहास को पढ़ना होगा तो हमें लौट करके ईसा मसीह की तरफ आना पड़ेगा कि कब से उनका जन्म हुआ है, वहां आना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर हम काउंट ही नहीं कैसे कर पाएंगे कि पहले क्या हुआ था। जो पहले हुआ ईसा मसीह से पहले का काल, उसे तो हमें घुमा फिरा करके फिर ईसा मसीह के साथ ले जा करके फिर काउंट करेंगे। जैसे आज कहा जाता है कि मान लो कोई एक डेट में डालता हूं, इसका नाम मैं डाल देता हूं। मान लो एक डेट है आपका है मान लो 200 CE, 200 BCE अगर मैं डाल देता हूं 200 BCE हो जाएगा, यानी ईसा पूर्व हो जाएगा। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है मान लो 2026 CE है। वर्तमान में हम CE चलते हैं, जो वर्तमान होता है वो CE यानी कॉमन ईरा की तरफ जाता है, और जो BC होता है वो पीछे का है। अगर यहां कहा जाए कि कितने वर्ष पहले का ये रहा होगा, अगर यह पूछा जाए कि कितने वर्ष पहले का रहा होगा, कितने वर्ष पहले की बात हो रही होगी, पहले की बात हो रही है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? मान लो कि मानव का विकास तो बहुत पहले हुआ होगा, 4.54 करोड़ वर्ष पहले हुआ होगा। मानव वहां से विकास करता है, धीरे धीरे वह आगे बढ़ता हुआ और 2026 तक आ गया है। अब काउंट कैसे करेंगे इसको कि मानव पहले कब था और अब कब है? अगर यही कहा जाए कि एक डेट हम देते हैं 2000 ईसा पूर्व और अभी हम 2026 में जी रहे हैं, तो असल में हम कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ये हमें निकालना है। तो यहां पर कितना होगा? यहां पर हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा कि हम मान लो एक लाइन डालते हैं और यह डाल देते हैं बीच में, इसको हम कहते हैं 1। देखिए ध्यान रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 का प्रयोग नहीं किया गया है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 1 में हुआ था, 1 सिंगल में। कब जन्म हुआ? 1 में, 0 में नहीं जन्म हुआ है। सबसे बड़ा दोष यहां पर यही है। और जब हम डेट निकालते हैं, जैसे अभी आपने लिख दिया 2026 यानी 2226 लिख दिया, तो वहां टेक्निकली एक गलती हो गई आपसे। क्या गलती हुई? यहां हमने देखा यह है ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। जन्म कब होता है? वह होता है 1 में होता है। इधर हम आगे बढ़ते हैं तो CE की तरफ चले जाएंगे, इधर आगे बढ़ेंगे तो BCE की तरफ चले जाएंगे। नहीं, इधर हमारा BCE होगा, इधर C होगा। लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है। जनरली हम डिवाइड करते हैं या दो काल का विभाजन करते हैं तो 0 से करते हैं। 0 कर दिया, 0 1 0 1 2 ऐसे करके बढ़ता गया, उधर हम माइनस चलते गए। लेकिन यहां पर एक दोष है कि यहां पर 0 है ही नहीं, यहां क्या है? 1 है। तो अगर हम कभी भी काउंट करेंगे तो 1 अगर इधर जाएंगे तो 1 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इधर करेंगे तो प्लस करेंगे, इधर चलेंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि 1 से शुरुआत ही हो रही है। अब अगर हम कहें कि यहां से हम इधर चलते हैं और मान लो 5.4 करोड़ वर्ष पहले यह शुरू हुआ और वर्तमान में यह चल रहा है 2026, यहां से क्या करेगा? ये घटते 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 1 तक आएगा और फिर यहां से बढ़ते 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 2026 तक जाएगा। नहीं, इसी क्रम में मैंने पूछा कि 200 BCE, मैंने पूछा था 200 BCE था और यहां दिख दिया था 2026। तो 200 BCE इस काल का हो गया ना, BC कहां है? इस काल का है। यहां से हम देखते हैं 200 हो गया। वैसे 1 यहां पर है तो 1 को हम माइनस कर सकते हैं और फिर यहां 2026 है, यानी 2026 और प्लस ये हो जाएगा 200। इसका मतलब हो गया कि आपका 2226 या हो सकता है 2225। ज़्यादा हो गया क्या?
2226 और 2225 हो सकता है, क्योंकि एक हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है। 0 होता फिर 0 के बाद 1 होता तो बात अलग है, लेकिन शुरुआत तो 1 से हो रही है। इसका मतलब है कि इधर हमें एक माइनस करना पड़ेगा। एक जो है वो सीई में आ गया है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं जो कि पूर्व वर्षों में प्रश्न पूछा भी गया है, क्या उसका उत्तर आप दे पाएंगे? मैंने कल की क्लास में लिखाया था, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्योंकि एक प्रश्न बना लेंगे इसका मतलब है कि ये सारी बातें आपने समझ लिया है कि कैसे घटते क्रम में है, कैसे बढ़ते क्रम में। एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे और फिर आप उसका उत्तर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। मैं एक डाटा देता हूं, उस डाटा के आधार पर आपका प्रश्न बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए कि डाटा क्या है। एक हम डाटा अगर दें तो डाटा आपका है कि विक्रम संवत की शुरुआत, कल मैंने लिखाया है, विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है, शुरुआत होती है आपकी 57 BCE में। शुरुआत कब होती है? 57 BCE में। दूसरा हमने लिखा शक संवत की शुरुआत, संवत की शुरुआत कब होती है? होती है 78 CE में। अब अगर प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि शक संवत तथा विक्रम संवत के मध्य, संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? अब आपसे पूछा जाए कि शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है, तो आप क्या इसका उत्तर देंगे? मैं इसका विकल्प बना देता हूं। नहीं, दोबारा नोट्स मत बनाइए। प्रतिज्ञा 1 वाले जो बच्चे बनाए हैं ना, उसको मत बनाइएगा, उसको मत बनाइएगा, ठीक है? उसको मत बनाइएगा। जो प्रतिज्ञा 1 के नोट्स बने हुए हैं उसको नहीं बनाना है ना, क्यों बनाएंगे? ठीक है जी। तो यहां हम क्या करेंगे? अब देखो गलती हो, विक्रम संवत कितने वर्षों का अंतर है? ए हम कर देते हैं 20 वर्ष, बी करते हैं 78 वर्ष, सी करते हैं 135 वर्ष और डी करते हैं आपका आपका लगभग 30 वर्ष कर देते हैं। 30 वर्ष। इनमें से कितने वर्षों का अंतर है आपको बताना है। पोल में लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। पोल लगाऊंगा तो ABCD का उसमें विकल्प आ जाएगा, उसका उत्तर देना है। शक संवत तथा विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? 20 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष और 30 वर्ष। जब ये टिक आपके पास चला जाएगा तो आपके पास मैं 30 सेकेंड का एक पोल लगाऊंगा और उसके माध्यम से आपको उत्तर देना है कि क्या आप कहना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। प्रांशु तिवारी, एक बार चेक करिएगा अपना आंसर कि क्या सही हो सकता है। यहाँ जो आंसर आपका जा रहा है, मैं 30 सेकेंड का एक पोल लगाऊंगा ताकि मैं बता सकूं कि कितने बच्चे यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं और कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। बाकी तो सभी बच्चों का सही आ रहा है, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि सभी बच्चे समझ चुके हैं। एक दो बच्चों को दिक्कत होगी, लेकिन नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ABCD के रूप में हमें पूरा का पूरा आंसर मिल गया। अर्जुन सिंह ने कहा 78, ए राइट। मंजू ने कहा ए राइट। कैसे ए राइट? मैंने कहा कि अगर हमें अगर BC से CD की तरफ जाना है तो कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, मैं बताता हूँ। वो देखो, आपका आंसर जो आया है 65 या 66% के आसपास आपका आंसर आया है। 66% के आसपास मान लो आया है आंसर, 66%। अब देखो आंसर क्या था। शक संवत की शुरुआत कब हुई है? 57। विक्रम संवत की शुरुआत 57 में हुई है और शक संवत की शुरुआत 78 CE में हुई है। अगर इस स्केल को हम बना लेते हैं और यहां हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 78 CE मान लेते हैं, क्योंकि CE तो 1 के इस पार आएगा ना, और इधर हम करते हैं BCE यानी 57 BCE, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 वाला जो ये पार्ट है यहां हम लिखेंगे इसको BCE और यहां लिखेंगे हम CE। अब 57 को हमें मिलाना है 78 से, मिलाना है ना,
तो 57 तो व्यतीत हो चुका है और 78 भी आगे निकल गया है, यानी जीरो इससे हम 78 आगे आ चुके हैं। और कहां से हमें आना है? 57 पीछे से आना है। तो क्या करेंगे, यहां पर जो सिंपल फॉर्मूला आएगा, यहां से हम काउंट करेंगे, यहां से 57 यहां तक आएंगे, तो यानी 57 ये तो हो ही जाएगा, प्लस हम यहां करेंगे 78, नहीं तब जाकर के हो जाएगा 135 वर्ष, क्योंकि यहां से हमें यहां 1 तक जाना पड़ेगा। ये पूछा जा रहा है कि 78 और 57 के बीच में कितना अंतर था, तो 78 तो है ही, लेकिन हमें पीछे से लेकर के 57 को भी ऐड करेंगे तब तो पता चलेगा कि 57 से 78 के बीच में कितना अंतर रहा, तभी क्लियर होगा ना। नहीं तो फिर आपने क्या कहा, 20 कहा, क्योंकि आपने इसको घटा दिया, 57 को माइनस कर दिया। क्यों माइनस करेंगे, 57 बीसीई में है, बीसीई से हम आते हैं और फिर सी में जुड़ जाते हैं। बीसीई टू बीसीई रहता तब तो ठीक था, समझ पाए? तो लगभग 60% बच्चों ने सही समझा था, अन्य बच्चों ने गलत समझा था। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, और एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, तब देखता हूं कि क्या बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये जानकारी बहुत बेसिक है, छठे क्लास के बच्चे के लिए, लेकिन हम बड़े हो चुके हैं फिर भी यह जानकारी हमारे पास नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक जानकारी और ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां हमारा हो गया 135 ईयर। एक क्वेश्चन में और लेता हूं। अब देखो, एक डाटा में देता हूं आपको, डाटा में देखता हूं, अगर आप यहां पर है ना, मेरे विचार से अगर आप प्रतिज्ञा बैच में हैं तो इतिहास तो मुझे लगता है कि यहाँ पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक अप्रोच अलग रहा है, मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ, और जो जीरो से एडवांस के रूप में, मतलब यहाँ सबसे कम भी है सबसे अधिक भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लास आपकी आवश्यकता से दूर होगी। अगर दूसरा हम डाटा देखते हैं, एक है आपका शक संवत, ठीक है, शक संवत हम करते हैं 78 सीई में, ठीक है, और एक हम करते हैं गुप्त संवत, और ये है आपका 319 सीई। सीई को हम क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ठीक है जी। शक संवत है, गुप्त संवत है, दोनों में सीई लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन है कि शक संवत तथा गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है। क्वेश्चन पूछा गया, पूर्व वर्षों का प्रश्न दिखाएंगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा। यहां अब जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि शक संवत और गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है। तो यहां आपका क्या आंसर हो जाएगा, कितने वर्षों का अंतर है। तो यहां हम क्वेश्चन डाल सकते हैं, ए हो जाएगा 135, कितने वर्षों का अंतर होगा, इसका मुझे डाटा निकाल करके देना पड़ेगा। तो इसमें कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा, तो अंतर हमारा जो हो जाएगा ठीक है जी, यहां जो अंतर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 300, सी हो जाएगा आपका 251 और डी हो जाएगा 241। क्या है हमारा अंतर हो जाएगा, शक संवत तथा गुप्त संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है, 135, 300, 251, 241 वर्ष। वर्ष मतलब ईयर होता है, वर्ष होगा, ठीक है जी। यहां टिक जाएगा, आपके पास में पोल लगाऊंगा। अब देखिए, दोनों डाटा अलग अलग है। अगर ये दोनों प्रश्न आप बना लेते हैं, इसका मतलब है सीई बीसी का सारा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा मैं क्लियर इसी से लेकर के चलूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जो हो जाएगा, मेरे आपके पास टिक जा चुका है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, चलो 30 सेकेंड का मैं पोल लगाता हूं।
आपको नहीं बनाना है प्रवेश, मैंने कहा कि दोबारा एनसीईआरटी सार बैच में नोट्स बनाया तो मत बनाइए ना, मत बनाइए। जो पहले बना चुके हैं उसको मत बनाइए। कहाँ भटक गए भाई, एकदम से एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि क्यों हम बैच लें, क्यों मैं कहता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि क्यों बैच ले, क्यों बैच लेना चाहिए। यहाँ जो आ गया आपका लगभग 74% के आसपास बच्चों ने, बहुत बढ़िया, 74% के आसपास बच्चों ने जवाब दिया है। अब यहाँ हमारा क्या कैलकुलेशन बनेगा, दोनों हमारा सीई में है, ठीक है ना, दोनों हमारा क्या है, मान लो यहां से हम शुरुआत करते हैं एक डेट लाइन और बीच में हम मान लेते हैं 1 है। ध्यान रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 नहीं होता है। तो यहां अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये तो हम कहते हैं बीसीई है और ये कहते हैं सीई है, और प्रश्न पूछा गया है कि 78 सी से लेकर के 319 सीई तक प्रश्न पूछा गया है। अब दोनों तो एक ही पार्ट में है ना, दोनों सीई है, तो हमने देखा कि 1 से लेकर 78 तक तो हमने बिता दिया है, इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। 78 पर खड़े हैं, अगर 1 होता तो सीधे 319 होता। अगर हमने 78 व्यतीत कर दिया है सी में, तो इसको इतना 78 माइनस कर देंगे 319 में, आंसर हमारा मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा 241। आशा करता हूं कि बातें क्लियर हुई होगी। ध्यान रखिएगा ये बातें हम एनसीईआरटी के थ्रू कर रहे हैं। जनरली इतना डिटेल्स हम उस कोर्स में नहीं लेते हैं जो मेन प्रतिज्ञा वाला बैच है, वहाँ इस छोटे डिटेल्स को नहीं लेते हैं। और यहाँ पर मैंने जो एनसीईआरटी बनाया है आपके लिए, उसमें सब कुछ को नहीं पढ़ेंगे, जो इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट है उसको एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे। जैसे मैं हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाऊंगा तो बहुत कम जानकारी आपके पास होगी, तो उतनी ही कम जानकारी आपको रख करके चलनी है, क्योंकि एडिशनल हमें कोई मैटर इसमें नहीं डालना है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। और जब मैं चला जाऊंगा प्रतिज्ञा बैच में, फिर से मैं इसकी शुरुआत करूंगा और वहां पर आपका सिलसिलेवार ढंग से सारी बातें चलती रहेगी। अभी क्या हो रहा है, एक बेस का निर्माण हो रहा है, फाउंडेशन का निर्माण हो रहा है। इसका डायरेक्ट हिस्ट्री के प्रश्न में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज होता है, लेकिन यह हमारे लिए केवल समझ बनाने की बात है विशेष तौर पर। क्या यहां तक बातें क्लियर है? बीसी और एडी वाले में सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। अगर हम देखें ऐप में टेलीग्राम का लिंक होता है, वहीं पर ये सब बातें यहां नहीं पूछी जानी चाहिए, तो ऐप में ही होता है टेलीग्राम लिंक, जहां आप कोर्स खरीदते हैं वहीं होता है। यहां तक बातें क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और एक नए कॉन्सेप्ट को और जोड़ दूं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन यहीं पर पढ़ना हमें जरूरी होगा कि दोबारा फिर ऐसी बातें क्यों पढ़ेंगे। ये आपका जो एनसीईआरटी का नोट्स बन रहा है वह आपका पूरक नोट्स होगा। किसका? प्रतिज्ञा बैच के नोट्स का। कुछ बातें यहां रहेंगी, कुछ बातें वहां रहेंगी, लेकिन रहेंगी एकदम क्रमबद्धता से, कोई बीच में इंटरप्शन नहीं होगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। क्लियर है भैया? चल, तो यहां हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अब यहां देखते हैं, ये तो हमने देखा कि यूरोपीय लोगों ने ग्रेगरी के नाम पर ही हमने कैलेंडर बना दिया और उसी को हमने फॉलो कर दिया। क्या सब ने ऐसा ही फॉलो किया? क्या भारतीय परंपरा में यही माना गया कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वही सबने एक्सेप्ट कर लिया? तो नहीं, भारत में भी कई धाराएं प्रवाहित हुई। जैसे इस्लाम है, उसने कहा मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह का कैलेंडर मानूंगा, जिसको हिजरी संवत कहा जाता है। हिजरी, मैंने बताया था हिजरी शब्द किससे बना है? हिजरत से बना है। तो जब मुसलमानों ने कहा कि भाई मैं हिजरी संवत का प्रयोग करूंगा, तो हिंदू कहाँ पीछे रहने वाले? उन्होंने कहा कि मैं क्यों ग्रेगोरियन कैलेंडर, तब तुम नहीं पालन करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू कैलेंडर पालन करूंगा, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, पूर्वजों के द्वारा जो हमारे काल गणना को स्थापित किया गया है, मैं उसको करूंगा। उसको कहा उसने संवत, ईरा को ऐसे हम कहते हैं ERA, ईरा। यहां उसने कहा कि मैं अपने समय गणना को संवत के हिसाब से मापूंगा। संवत, संवत को संवत भी आप लिख सकते हैं या ईरा भी लिख सकते हैं। यहां लिख देते हैं कि भारतीय समय की गणना, भारतीय पद्धति में समय की गणना, समय की गणना कैसे होती है भारतीय पद्धति में, जो इंडियन कल्चर है उसमें समय की गणना कैसे होती है। यहां होती है संवत। संवत को हम क्या कहते हैं? संवत्सर कहते हैं। संवत भी लिख सकते हैं, संवत भी लिख सकते हैं,
या ईरा भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म जो इंग्लिश में हैं वो हिंदी में है, वो इंग्लिश में एज इट इज यूज होते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। हिस्ट्री में खास करके प्राचीन भारत में बहुत सारे शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसलिए कि उन शब्दों का प्रयोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है, उसका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। जैसे यहां मैंने लिख दिया ईरा, लेकिन ईरा एक्चुअल में संवत का ट्रांसलेशन नहीं है। संवत को हम संवत ही लिखेंगे, ईरा लिखेंगे तो उतना प्रभाव नहीं आएगा। हर जगह आप देखेंगे पूरे भारतीय इतिहास में कुछ शब्दों का प्रयोग केवल भारत में ही हुआ है, तो उसको रोमन स्क्रिप्ट में केवल ढाल दिया गया है। अब संवत का मतलब होता है यह काल गणना की, जो समय की गणना है, समय गणना की सनातन प्रकृति है, सनातन विधि, विधि जिसको हम कहते हैं मान लो वैदिक विधि, वैदिक विधि। काल गणना की यह क्या है? वैदिक विधि है, जो बहुत पूर्वजों से, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर हम कहें प्रमुख संवत क्या होगा, प्रमुख संवत अगर देखें, यहां सबसे पहला जो संवत होगा वह होगा कली संवत। कली संवत, इसी को हम क्या कहते हैं? कली संवत को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कली संवत लिखते हैं। लगभग हम देखते हैं 3102 BCE में यह संवत होता है। दूसरा हम देखते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मालव संवत। यह आपका 57 BCE में होता है। फिर तीसरा जो हो जाएगा, वह प्रमुख संवत की मैं बात कर रहा हूं, तीसरा संवत जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शक संवत। शक संवत हो जाएगा, और यह हो जाएगा कुषाण शासक, शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ, कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया है, और यह हो जाएगा आपका 78 CE। एक संवत और आता है आपका गुप्त संवत। गुप्त संवत आता है, यह आता है 319 CE, और चौथा हो गया। और पांचवा संवत में डाल देता हूं, दूसरा हो जाएगा बलभी संवत। बलभी संवत ये हो जाएगा 319 CE। अब यहां देखिए दोनों एक ही है, मतलब एक ही दिन शुरू हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन शासक शासन करने के लिए बैठता है उसी दिन से संवत की शुरुआत हो जाती है। सबका इतिहास अलग अलग रहा है। विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि मालवा के क्षेत्र में, मालवा कहाँ है? वर्तमान मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। मालवा के क्षेत्र में एक विक्रमादित्य नामक शासक हुआ करता था। उसने शक शासकों को पराजित किया था और चांदी के सिक्के चलाए थे, इसलिए उसने अपने ही नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। जैसे कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि इसने भी शक शासकों पर विजय प्राप्त की, तो इसने शक संवत शुरू किया। गुप्त संवत के बारे में माना जाता है कि जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना उस दिन से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। और बलभी का भी संवत, बलभी कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ के एक राजा जब सत्तारोहण में आते हैं तो उन्होंने अपने नाम पर 319 में ही प्रारंभ किया। अब ऐसा इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है? एक क्वेश्चन का आधार बनाता है। क्वेश्चन कैसा बनाएगा? इसको आप पढ़ लिया आपने अच्छे से। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और गलती करेंगे बहुत पिटाई होगी। पिटाई का मतलब समझते हैं? मैं आपके घर पर जाकर के तो नहीं पिटाई कर सकता, एक टर्म मैं खाली यूज करता हूँ कि आपको बुरा भला कहना कि इतना भी नहीं जानते हो, बेकार हो, और आप उसको मैं कहता हूँ डिजिटल तरीके से बेइज्जती करना और डिजिटल तरीके से पिटाई करना। तो आपके घर पर तो जाकर के आपको पिटाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नकारात्मक शब्दों में मत लिखिएगा। अब एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता, आपने पढ़ लिया ना? पढ़ लिया तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। निम्नलिखित में से किस संवत का काल एक ही है? एक ही है। इसको मैं कहूंगा कि 100% आंसर मिलना चाहिए ना। निम्नलिखित में से किस संवत का काल एक ही है? ए हो जाएगा शक संवत, विक्रम संवत, बी हो जाएगा शक संवत, गुप्त संवत,
सी हो जाएगा विक्रम संवत, और इसके साथ हम डाल सकते हैं गुप्त संवत, और डी हो जाएगा आपका गुप्त संवत और बल्लभी संवत। और भी बहुत सारे संवत है, उसको मैं एडवांस वाले में लिखाऊंगा। निम्नलिखित में से किस संवत का काल एक ही है? शक संवत विक्रम संवत, शक संवत गुप्त संवत, विक्रम संवत गुप्त संवत बल्लभी संवत। यहां आपको आंसर देना है स्टिक के बाद कि क्या इसका सही आंसर होगा, क्या इसका सही आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन को आप बनाने लग जाते हैं, मतलब है कि सारी बातें समझ भी रहे हैं और अस्थायी रूप से याद भी आपको रहने वाला है। तो साथ ही इस टाइप की कुछ प्रैक्टिस को लेते चलेंगे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो। ठीक है जी, यहां आंसर जो आपका हो जाएगा, मैं लगा देता हूं आपका टिक। और यहां पर आप सभी बच्चे से अपेक्षा रखेंगे कि आप इसका आंसर 100% दें। ये 74%, 3% ये सबसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है कि सीधा सीधा बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा होगा, और 100% आंसर यहाँ हमें चाहिए। निशा, बिल्कुल आपने सही कहा, एक जागरूक बच्चे की यही निशानी होती है। अब देखो यहाँ पर कम से कम 3 बच्चे ने तो गलत कर ही दिया। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 3 बच्चे ने तो गलत कर ही दिया, नहीं कर दिया, और 79% तक तो गिर के आ चुका है। 76% आ गया आपका गिर करके। तो यही सब, तो यही देखो आंसर 75% है। कोई बच्चा क्वालिफाई करेगा और कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही अंतर होता है, इतना ही अंतर होता है। कितना अंतर होता है? जितना अंतर हम अभी दिखा पा रहे हैं। जो 25% बच्चे हैं, अगर वो सचेत नहीं होंगे, क्योंकि अभी तुरंत देखो यहां पर लिखा हुआ है, इससे हल्का क्वेश्चन क्या होगा, यहां लिखा है, यहां मैंने मार्क भी कर दिया था, गुप्त संवत और बल्लभी संवत है। और ठीक यही क्वेश्चन मैंने पूछा तो कौन सा एक कालखंड का है, तो आपको क्या देना चाहिए आंसर? गुप्त संवत और बल्लभी संवत का देना चाहिए, लिखा हुआ है। तो क्यों हम फेल करते हैं? इसलिए नहीं कि हमें मैटर नहीं मिला, हम पढ़ते नहीं, आप खूब पढ़ते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन आपका क्लास में नहीं होता है। आप कुछ और सोच रहे होते, इसी समय आप कुछ और सोच रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, पानी पी रहे हैं। अगर पानी पी रहे हैं तो पी लीजिए, मेरे कहने से आप गिलास बगल में मत रख देना। आप खाना खा लो, पी लो, लेकिन भैया पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर हमने यहां मिस किया तो फिर हमने मिस किया, फिर आप नहीं दोबारा कॉप अप कर पाओगे, क्योंकि यह बेसिक टर्म है। यहां हम फंसे तो आगे भी फंसते रहेंगे। ठीक है जी, यहां तक बातें क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि ये सब संवत वाली बात आपने समझी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हिंदू विधि से कालगणना एक दूसरे तरीके से भी की जाती है। हिंदू विधि में, यानी सनातन विधि में कालगणना एक दूसरे विधि से भी की जाती है, दूसरे विधि से भी की जाती है, ये भी की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? की जाती है, जिसे काल कहते हैं, काल यानी पीरियड कहते हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। पीरियड बड़ा होता है, मैं आगे बताऊंगा ये क्या है चक्कर, पीरियड बड़ा है या काल बड़ा है। काल कहा जाता है, जैसे हम मानते हैं काल कहा जाता है 4 काल प्रमुख। कितने काल हैं? प्रमुख काल 4 हैं। पहला जो हो जाएगा काल या युग या काल कहते हैं। युग को हम क्या कहते हैं? युग को हम इपोह कहते हैं, इपोह भी कह देते हैं। 4 कालखंड है। पहला है आपका सतयुग, दूसरा है आपका त्रेता युग, तीसरा है आपका द्वापर युग, और चौथा है आपका कलयुग। हम लोग किस कालखंड में रह रहे हैं? तो कलयुग में रह रहे हैं। इसका एक कालखंड बना हुआ है कलयुग। अगर हम देखें, सतयुग सबसे लंबा कालखंड रहा है, जहां किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आपने गौर किया है कि अभी जो मृत्यु होती है वह बहुत कम उम्र में हो जाती है। अधिक से अधिक 69 प्रेडिक्टेबल स्कोर है एवरेज भारत में लोगों का, कि 69 ही है एवरेज स्कोर, यानी 69 वर्ष तक जाते जाते लोग मर जाता है।
सब नहीं मरता है, औसत कोई बहुत पहले किसी की मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु होती है। मान लो कोई जवान व्यक्ति किसी का देहांत हो जाए तो कितना दुख होता है अपने हृदय में, मन द्रवीभूत हो जाता है। लेकिन क्या हमने इस बात पर गौर किया कि भगवान ने तो आयु कम से कम 100 वर्ष की बना के दी थी, तो आखिर हम पहले क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वातावरण हमारा दूषित हो गया है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, हमारा खान पान आचार व्यवहार भी गलत हो गया है, तो इसलिए हम अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। लेकिन सतयुग में क्या था? ना झूठ था, ना फरेब था, ना गंदगी थी, ना अनाचरण था, ना चोरी था, ना डकैती था, ना कोई गलत कार्य था। मनुष्य की आयु लंबी होती थी, हजारों साल की आयु हो सकती है। फिर उससे नीचे आया, यहां पर कुछ राक्षसों का उत्पन्न होना शुरू हुआ त्रेता युग में। त्रेता युग में एक बड़े प्रमुख राक्षस समूह रहे हैं। वैसे तो श्रीलंका में उसका आवास था, लेकिन मातृ प्रदेश उसका जो आपका दंडकारण्य है, खास करके छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र, वहां हुआ करता था। और उस कुल का जो सबसे बड़ा राक्षस था उसका नाम रावण था। रावण को दंड देने के लिए भगवान राम को फिर यानी विष्णु को अवतार लेना पड़ा। तो भगवान राम का अवतार कब होगा? त्रेता युग में। फिर समस्या और भी बढ़ गई, अब तो और अनाचरण बढ़ गया। फिर यहाँ द्वापर युग में कृष्ण की उत्पत्ति होती है, और कलयुग अभी यहाँ पर अवतार होना है, यहाँ कल की अवतार होना है। कल की अवतार कहाँ से होगा? संभल से होगा, संभल यूपी में है, ये अभी होना बाकी है। तो अगर हम देखें काल गणना की जाती है तो इस प्रकार से भी की जाती है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता युग है और कलयुग है। ये क्रम आप याद रखिएगा कि यहां से हम काल गणना करते हुए देखते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि नेम 2 महीने पहले एनसीईआरटी सार बैच लिया था, तो क्या उसको छोड़ दें? नहीं, उसको पढ़िए, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है सुमित जी। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़िए, इसको छोड़ना चाहते हैं तो इसको छोड़िए, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बहुत सारा मैटर आपको दे दिया है। मैं 1 मिनट में ब्रीफ कर दूं, क्योंकि कई प्रकार के बच्चे हैं, फिर दोबारा नहीं करूंगा। देखो, जो प्रतिज्ञा 1 के बच्चे हैं उनके साथ एनसीईआरटी सार बैच दिया गया था। अगर आपको 2028-29 में एग्जाम देना है और प्रतिज्ञा 1 के साथ जुड़े हैं तो सार वाले को पढ़िए। ये एनसीईआरटी फिर आपके लिए थोड़ा कम तर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम तुरंत ही फाउंडेशन लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम ओल्ड एनसीईआरटी को कवर नहीं करने जा रहे हैं। जहाँ जरूरत होगी वहीं पर केवल करेंगे, न्यू एनसीईआरटी के साथ चलेंगे, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी अब अप्रासंगिक हो गया है। अगर आप तुरंत एग्जाम देना है 2026 में, आप कुछ मत कीजिए। 2026 में जिसको एग्जाम देना है अब कुछ मत कीजिए, इस बैच में है तो मेरे साथ चलिए, क्योंकि समय आपके पास बेहद कम है और मेरे साथ ही आप बने रहिए। ठीक है जी, ये है आपका नाम, तिथि गणना हमारी हो जाती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो 28 में देगा वो फिर सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो आपके पास है सब चीज पढ़ लिए। अब एक हमें दिया जाता है कि भारत का नामकरण कैसे होता है। भारत का नामकरण, भारत अर्थात इंडिया का नामकरण कैसे होता है? तो सबसे पहली बार अगर चर्चा मिलती है आर्यों के निवास स्थान की, सबसे पहली चर्चा भौगोलिक तौर पर अगर होती है वह ऋग्वेद में होती है। आर्यों के, भारत के निवासी कौन है? भारत के निवासी को क्या कहते हैं? निवासी आर्य हैं, आर्य हैं। और आर्यों के बारे में, आर्यों के निवास स्थान के संदर्भ में पहली सूचना कहां मिलती है? संदर्भ में क्षेत्र विशेष की सूचना हमें कहां मिलती है? सूचना ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जहां आर्यों के निवास स्थान को क्या कहा गया है? आर्यों के निवास स्थान को कहा गया है, क्या कहा गया है? सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। आर्यों के निवास स्थान को क्या कहा गया है? सप्त सिंधु प्रदेश। क्या है सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? सिंधु का तात्पर्य होता है सिंधु नदी तथा उसकी 6 सहायक नदी। सिंधु नदी पहला हो गया,
सिंधु, दूसरा हो गया सरस्वती, तीसरा हो गया आपका झेलम नदी, चौथा हो गया आपका रावी, ठीक है, पांचवा हो गया आपका चेनाब, छठा हो गया ब्यास और सातवां हो गया आपका सतलज। इसके नाम अलग अलग आते हैं, ब्यास को हम विपाशा कहते हैं, चेनाब को अस्कनी, परुसनी, रावी ऐसे हम कहते हैं, उसका नाम अलग है, मैं अलग लिखा दूं। पहली बार आर्यों के निवास स्थान के संदर्भ में अगर कोई क्षेत्रीय सूचना मिलती है कि आर्य कहाँ रहते थे, तो उसको कहा आर्यों के लिए यह सप्त सिंधु क्षेत्र में रहता था। अब आप भूगोल तो जानते नहीं हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि सिंधु नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ये क्या है? ये नदियों के नाम है, सिंधु नदी तथा उसकी 6 सहायक नदी है। सिंधु तो सिंधु हो गया, सरस्वती है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है, सतलज है। अब ये नदी बहती कहाँ थी? दिमाग में फ्रेम बना ही नहीं। अब दिमाग में नहीं फ्रेम बना तो फिर बात तो समझ में आएगी नहीं, इसलिए अब क्या करना होगा, यहां पर मैप को लेना होगा। ध्यान रखिएगा, क्लास 1 घंटे की ही होगी, 1 घंटे की ही अभी क्लास कुछ दिनों तक चलेगी, ठीक है बच्चे, कुछ दिनों तक 1 घंटे की चलेगी, फिर मैं 1.5 घंटे ही क्लास लूंगा, क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं तो पूरा होगा ही नहीं होगा। हमने कहा कि सप्त सिंधु प्रदेश, पहली बार एक शब्द की चर्चा मिलती है, सप्त सिंधु प्रदेश। अब सप्त सिंधु का मतलब तो हमने देखा सिंधु और 6 सहायक नदी है, लेकिन ये प्रवाहित होती कहाँ है? तो जरा देख लेते हैं मैप के माध्यम से ये होती कहाँ प्रवाहित है। तो पूरा भारत का नक्शा पहले एक बार हमें देखना पड़ेगा। भारत का नक्शा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप यहां हमने देखा। और यहां हम देखते हैं कि जब इंडिया के मैप में देखें, यहां बहुत सारी नदियां हैं। आप देखो यहां ये जो लाइन लाइन खींची हुई है ना, ये सब नदियों के बारे में दिया गया है सूचना। और इनमें से सिंधु नदी कहाँ है? तो ये वाला जो एरिया है, देखो ये सुलेमान श्रेणी है, हिंदू कुश है, ये हिमालय, ये वाला जो एरिया है ये क्या है? आपका सप्त सिंधु क्षेत्र है। इसी को हमने कहा सप्त सिंधु क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां देखो नदी, एक नदी यहां से प्रवाहित होती है, यहां से चली जाती है इधर, फिर हम देखते हैं दूसरी नदी है इसी के साथ, ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है, एक नदी यहां आ गया, एक नदी यहां आ गया, इसके भी कुछ सहायक नदियां और होंगी। सरस्वती नदी थोड़ा विलुप्त हो गया है। अगर मैप पर बात की जाए ये सप्त सिंधु क्षेत्र कहां है, तो असल में सप्त सिंधु क्षेत्र यहां है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पश्चिमोत्तर भारत। अगर हिंदी में कहते हैं इसको कहेंगे पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत कहेंगे, ठीक है। यानी पश्चिम का मतलब होगा नॉर्थ, उत्तर है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब ये भी बड़ी समस्या है, मैप को देखने के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए, नहीं तो मैं इस शब्द डालता रहूंगा, आप कुछ समझेंगे नहीं। तो इसके साथ ही चूंकि अब एक शब्द की चर्चा हो गई है पश्चिमोत्तर भारत की, तो हम एक कुछ झलक में समझ लेते हैं कि अगर हम मैप पर डायरेक्शन देखें, दिशा देखें, ऐसे तो आप पृथ्वी पर रहते हैं तो आप देखते हैं उत्तर, पूरब, पश्चिम, ऐसे आप देख लेते हैं। जहाँ सूर्य उदित होता है वो पूरब हो गया, जहाँ सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम हो गया। आप हाथ से ऐसे कर लेते हैं कि आपका मान लो कि ये हाथ है यानी लेफ्ट है तो पूरब हो गया, और ये वाला राइट वे मतलब लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट है तो आपका पूरब हो गया, राइट हो गया तो पश्चिम हो गया। ये हम जान लेते हैं, सिखाया जाता है बचपन में कि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, ऐसे करके जो आपका फेस है वो पूरब होगा, जो पीठ है वो पश्चिम होगा। लेकिन ये फंडा मैप में काम नहीं करता है, मैप में हमें समझने में दिक्कत होती है। तो मैप के दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं? तो ऐसे निर्धारित करते हैं। मैं देखता हूं कोई सेपरेट मैप हो तो, हाँ सेपरेट मैप है, यहां देखिए, इसके माध्यम से मैंने इसीलिए लिया ही था। अब देखो मैप में हम क्या करते हैं कि मैप की दिशा को तय करने के लिए यहां पर हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम पूरब की तरफ मुंह खड़े हो जाए। अब यहां पर कहा जाता है कि जो ऊपर का क्षेत्र है, ये जो ऊपर है, अप है, ये क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर कहेंगे। और ठीक इसके नीचे जो होगा वह दक्षिण कहलाएगा,
यानी क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। डायरेक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं कहूंगा आगे के इतिहास के क्लास में, फिर आप मिस मत करना। ऊपर हमने देखा उत्तर है तो स्वाभाविक है उसके नीचे दक्षिण होगा। फिर हमने एक लाइन और खींचा, ये हो गया हमारा ईस्ट यानी पूर्व हो गया, और ये हो गया फिर पश्चिम हो गया, पश्चिम यानी वेस्ट हो गया। अब तो हमने निर्धारित कर लिया कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहां है। अब लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अभी एक शब्द आ गया था पश्चिमोत्तर भारत, दूसरा शब्द आएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी उत्तर पश्चिम, जैसे उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक विभाजन और करते हैं इस दोनों के बीच में। किसके बीच में है, नॉर्थ वेस्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट को हम क्या कह देंगे, पश्चिमोत्तर कह देंगे, पश्चिमोत्तर। फिर ये हो गया, यहां पर भी तो होगा ना, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है यानी पूर्वोत्तर, शब्द आएगा यहां पर पूर्वोत्तर भारत। फिर यहां भी आते हैं ईस्ट और साउथ है, यानी साउथ ईस्ट रीजन, साउथ दक्षिण है, साउथ है और ईस्ट हो जाएगा, यानी इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। फिर इसको कहेंगे, यहां पे आ जाते हैं, ये क्या है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, यानी वेस्ट साउथ हो जाएगा, साउथ या साउथ वेस्ट कर सकते हैं, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, ये हमें एकदम से दिमाग में बिठा लेना चाहिए, इसलिए आपको एक एटलस भी साथ रखना चाहिए। अब देखो इसी बात को यहां पर बताया गया है कि अगर हम किसी दिशा सूचक में देखें तो नॉर्थ है, साउथ है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। मैप पर मैंने ये समझाया, तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से डायरेक्शन को समझ पाएंगे, क्योंकि जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये डायरेक्शन हमेशा जरूरी होगा। जैसे मैं कहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के किस भाग में हुआ था, अभी तो आपको पता नहीं है, या मैं पूछ दूं एक क्वेश्चन इसी पर, तैयार हो, मैं क्वेश्चन पूछ दूं और गलत करेगा तो सिर्फ समझो कि बहुत पिटाई करेंगे, नहीं समझ आया है तो बोलो कि नहीं समझे हैं, समझ लिया है तो मैं क्वेश्चन तुरंत पूछूंगा, हाथ के हाथ टेस्ट लूंगा। वैसे एप्लीकेशन पर भी टेस्ट होगा, एक सप्ताह के बाद से शुरू करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, समझ लिया इस बात को कि कैसे डायरेक्शन होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के किस क्षेत्र में था, किस क्षेत्र में था, आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के किस क्षेत्र में था। एक हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भारत, दूसरा हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत, सी हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी भारत, और डी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत। पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्वी भारत का मतलब क्या होगा, मैं हिंदी लिखूं या बोल देता हूं। दक्षिण का मतलब साउथ होता है, पूर्वी का मतलब ईस्ट हो गया, यानी साउथ ईस्ट रीजन हो गया। उत्तर पश्चिम का मतलब है नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन, और यह है आपका दक्षिण पश्चिम है यानी साउथ वेस्ट रीजन। इनमें से कहां पर आर्यों का मूल निवास स्थान था, और आपको मैंने ये वाला मैप पहले दिखाया था। यहां मैंने कहा था कि यह क्या है, यह आपका सप्त सिंधु क्षेत्र है। आर्यों का निवास स्थान कहां है, यहां है, और यही मैंने कहा था यह सप्त सिंधु क्षेत्र था। अब आपको आंसर देना है कि क्या इसका हो सकता है आंसर। आप सही दिशा में जा रहे होंगे, बहुत सराहना होगी। अब यहां पर जो आंसर हो सकता है वह हो सकता है हमारा, एक पोल लगा देता हूं, पोल होना चाहिए, और सभी बच्चों का सही होगा या नहीं होगा, या क्या सुनते हैं मुझसे, कुछ खरी खोटी सुनना है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रिया बहुत बढ़िया, दिशा, दीक्षा, मनोरमा, पूर्णिमा, दीक्षा, अभिषेक चौहान जी, मैं सबका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, विकास तिवारी जी हैं, विशाल हैं, विकास जी, अंकित हैं, ललित हैं,
नीलम है, शिवानी ठाकुर है। अब भी 77% के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। चलिए कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, मैं तो हो जाता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। यह है आपका 73% के आसपास हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छे चीज़ों को समझ लिया। और ये सब बातें क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तभी तो हम मानते हैं। 71 है तो मान लो 72% आपने उत्तर सही दिया है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत है। और कैसे हमने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत है? तो मैंने ये कहा आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? अभी हमने देखा था आर्यों की सभी नदियां यहां पर थी, और ये नदी कहाँ है? पश्चिमोत्तर भारत में है, उत्तर पश्चिम भारत में है। तो ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिमोत्तर भारत हो जाएगा। कभी भी आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सिविल सेवा की तैयारी में आप कोई निश्चित पैटर्न नहीं पकड़ सकते। अगर यही क्वेश्चन मैंने पूछा और यही क्वेश्चन आयोग पूछ देगा तो क्या कहेंगे कि गलत कर दिया या इतिहास का नहीं, ऐसा आप कह सकते। आयोग को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए हमें तैयारी हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव करनी होती है, पूर्णतः तैयारी करनी होती है। अधूरी तैयारी से काम नहीं चलेगा। यही कारण है कि हम फाउंडेशन बैच लाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं होता है। वह तो किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि इतना डिटेल्स में जाके समझा सके। बात क्लियर हुई? समझ पाए? अब कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा समझ पाए? ठीक है। नहीं लिया नाम कैसे लेंगे? निधि यादव, आपका नाम कैसे लेंगे भैया? इसलिए नहीं लेंगे कि तेजी से चैट चलता है ना, मैं दिखाऊं तो मेरे पास मुश्किल से 6 या 7 बच्चों के सामने नाम होते हैं। अब जो सामने आ गया उसका नाम ले लिए, किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। आप सबसे प्रिय हैं मेरे लिए हर बच्चे। बच्चे मैं इसलिए कहता हूं कि मैं लगभग मान लो 50 वर्ष से ऊपर मेरी उम्र हो गई है, तो मेरे लिए तो जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो 37 वर्ष के ही क्यों ना हो, तो मेरे लिए बच्चे ही होंगे, रियल बच्चे ही होंगे। तो एक तरह से आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, हमने क्या देखा कि दिशा हम कैसे तय करते हैं, और यहां हमने इसलिए समझा, यहां से हमने लिखने की शुरुआत करी थी कि कहां से लिखने की शुरुआत की? जिगजैग हो गया क्या मैटर भाई? वो लिखते लिखते ना, जब मैं चलाता हूं तो हो सकता है कि मैटर, मैं अभी इसके लिए लिख रहा था ना, वैदिक काल के लिए लिख रहा था कि वैदिक काल में कहाँ से, हाँ ये था। ठीक है जी, यहाँ था सप्त सिंधु प्रदेश है, उसकी सहायक। पहली बार अगर किसी क्षेत्र की चर्चा मिली है भारत के संदर्भ में, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, वह कहाँ था? वह सप्त सिंधु प्रदेश था। और ये बातें एनसीईआरटी कहता है। आगे हम क्या देखते हैं? आगे अन्य ग्रंथों में भी ऐसे ही नाम मिलने लगे। आगे अन्य ग्रंथों में भी भारत के संदर्भ में अनेक नाम मिलने लगते हैं। उदाहरण के लिए लगते हैं, और यहां लेंगे एग्जाम्पल। लेकिन एक कैपिंग लगाया गया है, ध्यान रखिएगा कि जब तक वो अपील बैच वगैरह चल रहा है ना, वहां के लिए कैपिंग लगाया है कि बच्चों के पास डाटा निश्चित रहता है तो 1 ही घंटे की क्लास ले पाएंगे। जबकि इतिहास इतना विशाल है कि उसमें 1 घंटे से कुछ होगा नहीं, और मुझे लगता है आपका भी मन नहीं बढ़ेगा। क्लास शुरुआत होगी तुरंत खत्म हो जाएगी। जब मन लगा के पढ़ते हैं, जैसे ऑफलाइन में हम लोग क्लास लेते हैं तो 3 घंटे की क्लास मिनिमम होती है ऑफलाइन वाले में, कि बच्चे ऐसे बात करते रहते हैं। मैं तो बात करता ही रहता हूँ आपसे प्रश्नों को पूछता रहता हूँ। तो आज की क्लास को यही एंड कर देते हैं, लेकिन मैं 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो 27 को होगी, 27 को होगी। अब वैसे मैं छुट्टी पर नहीं के बराबर जाता हूँ, अगर कोई प्रतिज्ञा 1 के बच्चे होंगे तो वो जानते होंगे, लेकिन बहुत आवश्यक होता है तो मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ता है। जब तक मैं दिल्ली में हूँ तो ना मैं बीमार होता हूँ तो भी आपको मैं जाहिर नहीं करूँगा कि मैं बीमार हूँ, और मैं बाहर भी कहीं नहीं जाता। लेकिन अभी मजबूरी है कि मुझे 2 दिन के लिए एक छुट्टी चाहिए। कुछ ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं जो करना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। वो प्रधानमंत्री को भी करना होता है, तो हम लोग तो बड़े साधारण लोग हैं, है ना। तो आप नेक्स्ट क्लास जो आपकी होनी है वह आपकी होगी 27 को। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? मैं थोड़ा चैट देखूंगा, आप जाइएगा। मैंने क्लास जो होनी है वह 27 फैब को होनी है। ठीक है जी, 27 फैब को होगी, 10 बजे से जो होती रहेगी। मैं एक बार चैट देख लेता हूँ, फिर करेंगे। निधि यादव का नाम लिया? मेरे नाम नहीं लिया है सर। अरे किसी का नाम देख करके नहीं लेते हैं बच्चे,
नाम सामने आ जाता है तो ले लेते हैं। अब सब बच्चे कहेंगे मेरा नाम लीजिए, कैसे ले पाएंगे? 259 बच्चे हैं यहाँ लाइव, तो सबका नाम ले ही ले पाएंगे ना बाबू। पोल में ऑप्शन आ जाएगा। रिया यादव ने क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि चैट ऊपर चला जाता है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था। मुझे आप पर्सनली कर दीजिए, मुझे आप पर्सनली बताइए। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएगा। मैंने एनसीईआरटी नोट्स बनाया सार वैसे, फिर नहीं बनाइए, सीखा। आप दोबारा नोट्स मत बनाइए, ठीक है जी। सचिन अंसारी, बिल्कुल दिख रहा है आपका आंसर, सबका चैट दिख रहा है, चैट सबका दिखता है। आकाश का भी नाम ले लेते हैं भाई, आज सबका नाम ले लेते हैं। हाँ, टाइम 1 घंटे का बहुत कम रहता है, क्योंकि अगर रुचि से पढ़ते हैं बहुत मज़ा आता है। 2 घंटे की क्लास रखेंगे, आगे थोड़ा सा खाली ये सब बैच आगे बनेंगे। जैसे कि बढ़ता है क्लास इंड हो जा, बिल्कुल बिल्कुल, शिखर पांडे मैं एकदम समझ सकता हूँ। सचिन अंसारी आपका चैट शो हो रहा है। चलिए 2 घंटे कर लेंगे, अभी थोड़ा सा ये करेंगे। एटलस एक आप ले सकते हैं, एटलस आप क्या कर सकते हैं, एटलस आप ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की एटलस अच्छी आती है, ऑक्सफोर्ड है ना पब्लिकेशन, उसकी एटलस अच्छी आती है। हो सकता है ज्योग्राफी वाली सर भी आपको बताएंगे, क्योंकि एटलस हमें दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी बताया मैप वाला, अगर एटलस पढ़ा होगा तो ये बातें अपने आप समझ जाएंगे, क्लास करने की हमें जरूरत नहीं होती है। मेरा दायित्व बनता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ एक सीनियर फैकल्टी के रूप में, मुझे पता होता है कि बच्चों को क्या दिक्कतें, किस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों में बच्चे फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लंबा एक अनुभव इसी फील्ड का लिया हुआ है, एक ही काम किया है सिविल सेवा के लिए। तो मैं अपने हिसाब से मैं कंटेंट को ढालता हूँ। अगर आपका कंटेंट यानी नोट्स आप बना रहे हैं, थोड़ा लगे कि बड़ा हो रहा है, अब पहले भी आपने कहीं क्लास किया होगा तो हो सकता है 10-5 पेज में नोट्स खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा नोट्स बनवाऊँ ताकि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं रहे, किसी भी प्रकार की किताब की आवश्यकता ना रहे। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं पता नहीं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि आप ही लोग कह पाएंगे कि ये सही तरीका है या नहीं है। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मानता हूँ कि बच्चे के पास कंटेंट की बहुत कमी होती है, और बहुत सारे बच्चे कोर्स कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। क्यों? उनको शब्दशः नहीं समझाया जाता है। ये खासियत रहेगी आपके फाउंडेशन बैच की। अब मैं चैट नहीं देखूंगा, कोई दिक्कत होती है तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर दीजिएगा, समय निकाल के मैं जवाब दूंगा। 2 दिन के लिए मैं आउट ऑफ दिल्ली रहूंगा, 27 के सुबह मैं आ जाऊंगा। हो सकता है कि मैं 27 के सुबह आऊँ तो हड़बड़ाहट में मैं क्लास लूँ तो आपका चैट नहीं देख पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे हमेशा 24/7 संपर्क में रहूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। बाय एंड टेक केयर।